वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी पिछले महीने 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में सिविल एजाज़ात दिए गए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को, और हमने अब की बार राइजिंग पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू करने का इरादा कर रखा है कि जिन जिन लोगों को भी तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये सिविल एजाज़ात मिले हैं, उनसे आपकी हम मुलाकातें करवाया करें। और वो उन्होंने किस शोबे में, चाहे अदाकारी है, चाहे फ़नून लतीफ़ा का कोई और शोबा है, साइंस है, लिटरेचर है, किसी भी शोबे में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि रियासत पाकिस्तान ने उनके काम को सलाम किया, एक्नॉलेज किया, तो उनकी मुलाकात आपसे करवानी बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले का पहला पड़ाव हमारा आके पड़ा है मोहतरम बातिन फ़ारूकी साहब के साथ, कि जिनको तमगा इम्तियाज़ से इस साल नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बातिन भाई, और बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो एक जो वो मोमेंट होती है ना, जब इंसान की वो साइटेशन पढ़ी जा रही होती है कि मोहतरम बातिन फ़ारूकी जिन्होंने इतने साल, उसमें पूरी एक फिल्म चल पड़ी गई होगी आपके जहन के अंदर पिछले कई सालों की इस पूरी तपस्या की, नहीं? अच्छा, बहुत खूबसूरत मोमेंट आपने याद करवाया, और अल्लाह पाक हर उस इंसान को जो प्रोफेशनल है, जो हमारे शोबे से है या किसी भी शोबे से है, जब जैसे आपने फरमाया कि भाई जब उसको उस एजाज़ से नवाजा जाता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको एडमायर किया जाता है, तो एक खुशी तो होती है। वो फीलिंग्स उसी वक्त पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो पढ़ा जा रहा था और मैं ऐसे खड़ा था, तो जितनी 40 साल मुझे हो गए इस काम में, ज़ाहिर तकलीफ़ें भी हुई होंगी, अज़ियतें भी मिली होंगी, ज़्यादतियाँ भी हुई होंगी, चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, और बहुत दोस्तों ने दुख भी दिए होंगे। वो सब एक सेकंड में उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। वो मरहम होता है जो वो पढ़ रहे होते हैं। वाह, वो मरहम होता है कि वो तकलीफ़ ना हुई होती, वो ज़्यादती ना हुई होती, वो दुख ना होता, तो आज ये ना होता। और जिस तरह आपने तो एक्चुअल फिजिकल मसाइल भी, मुझे याद है पिछली मुलाकात में आप बता रहे थे कि रोजाना पता नहीं कितने कितने घंटे वैगन में सफर, आना जाना रोज की बुनियाद पे। ऐसा ही है। तो वो सारे चैलेंजेस जो है ना, उनका मरहम आपने बड़ा अच्छा कहा। देखो ना कि वो आप मतलब आपके साथ, मतलब बाज़ औक़ात आप जब अपकमिंग होते हैं, उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उस वक़्त जब ज़्यादती हुई होती है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, आपका राइट होता है लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा कि ये उसका प्रोसेस था यहाँ तक पहुँचने का। और ये जिस वक्त हम स्क्रीन पे आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बातिन भाई की तमगा इम्तियाज़ के साथ, तो वो एक मुझे इससे कहते हैं ना कि यहाँ पे है ना, वो एक फीलिंग है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस रात नींद बड़े मजे की आई होगी। ऐसी वैसी वो मैं आपको बताऊं ना कि ख़ुसूसन मुझ जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत नीचे से स्टार्ट लिया हो, मतलब मैं तो असिस्टेंट था, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था ना अपनी फ़नी ज़िंदगी का। आजकल एक लड़का आता है अच्छी फैमिली से, खाते पीते घराने का, डायरेक्ट हीरो आता है, डायरेक्ट टाइटल रोल, वहाँ से ना ये वो फलां लश पश है ना, एक्शन शश का, गाड़ी में आना जाना, उसको शायद मिले तो वो एहसास ना हो जो मेरे जैसे आर्टिस्ट को होगा कि उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी मोहब्बतों के साथ इस काम को शुरू किया है। कुछ और किया कभी ज़िंदगी में, अदाकारी और इस सारे? जॉब करता था। अच्छा। मुझे एक दफ़ा जॉब से टर्मिनेट किया गया। एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे। अच्छा, ज़रा जो हरकतें थी आपकी, टर्मिनेट तो होना था। अच्छा, नहीं, वो जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था। अच्छा, ओके। 2 साल मेरी विदाउट पे छुट्टी थी। ओके। तो वो कह रहा था ये तुम अगर 2 साल बगैर छुट्टी के रह सकते हो, तो अगर आपको नौकरी से निकाल दूं तब भी रह सकते हो। मैं उन्हें ये कह रहा था कि ये रूल मेरे लिए नहीं बना, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए बना है। ठीक है। जो ड्रामा नहीं करता वो भी 2 साल की लेता है, वो क्यों लेता है? मेरी बात को समझ आ रही है आप? ठीक ठीक। खैर, जब उन्होंने मुझे निकाला तो उन्होंने एक तंजन मुझे कहते हो तुम कोई ड्रामे श्रामे भी करते हो, इस तरह बड़ा लाइट सा। मुझे अच्छा नहीं लगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा कि हमारे प्रोफेशन को एक कोई इस तरह हल्का समझे। हाँ। मैंने कहा सर मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा अल्लाह का बड़ा एहसान है, एक क्लास आर्टिस्ट हूँ। ओए होए, तुम्हें बड़े आर्टिस्ट हो, वो तो छोड़ दो नहीं छोटी सी नौकरी, किसी गरीब का काम करो। तो उस वक्त मैंने कहा था जी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं नौकरी छोड़ दूँ,
लेकिन मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ, मुझे नौकरी साथ साथ करनी पड़ती है। तो ये वजह थी कि नौकरी मैंने इसलिए की कि मुझे करनी पड़ रही थी, घर का निज़ाम भी तो चलाना था ना। Exactly. अब तो हमारी इंडस्ट्री में बातें भाई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया। अब मैं देखता हूँ कि फुल टाइम एक्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस ज़माने में आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अदाकार से पूछा जाता अच्छा जी उन वैसे कर दे क्यों। अभी भी है वैसे ये थोड़ा सा नहीं, अभी भी देखें कराची के आर्टिस्ट की तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि उसको काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ इतना ज़्यादा काम है और उतने ही ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, सब की मतलब हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, चैनल ज़्यादा है। इसी तरह लाहौर में पहले होता था, अब ज़रा कम है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पेशावर के या कोयटा के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनका मसला अभी तक उस तरह हल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हल हुआ है लेकिन उस तरह से हल नहीं हुआ, तो उनको साइड बिजनेस खामखा करना पड़ रहा है। क्यों कि इतना ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, कराची से कोई आएंगे इधर आउटडोर शूटिंग पे तो यहाँ हमारे लोकल आर्टिस्ट को रख लेंगे या पेशावर से ले लेंगे, तो काम साथ होना चाहिए जब तक आप वो ना हो जाए, मेरे ख्याल में पूरी तरह से स्टेबल ऐसा ही ना हो जाए। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ पुरानी यादों की तरफ जाते हैं ना। इस स्टूडियो के अंदर भी आपने बहुत काम किया, लेकिन वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला पीटीवी का स्टूडियो है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, पेशावर सेंटर से बहुत ज़्यादा काम। कुछ यादें कुछ बताएं, कभी कोई ऐसा ब्लंडर हुआ हो कि आप हैरान हो गए और कि ये कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई अभी भी याद करते हैं जी जी, तो हंसी भी आती है और डर भी लगता है। अभी हमने पिछले दिनों ईद का एक ड्रामा किया। अच्छा, ये क्या ड्रामा है, ठीक है ना। तो मैं और जहांगीर खान, ये तो देखने के बाद लोगों ने कहना था, ये आपने खुद ही कह दिया? जी हमने खुद ही कहा ना, मतलब लोगों ने देख लिया, अच्छा लोगों ने पसंद किया। ठीक है। तो जहांगीर खान और मैं बहुत अरसे बाद उस स्टूडियो में पेशावर में काम कर रहे थे। अच्छा, अब जहांगीर भी क्या जबरदस्त मजेदार आदमी भी और जबरदस्त एक्टर, और हमारे दोस्त भी जबरदस्त, हमारा स्टार्ट वहीं से था इकट्ठे। तो हम, ये बात है कोई 87-88 की, 87-88, ठीक है ना। अब मैं साल काउंट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है तकरीबन 26-27 साल। नहीं ज्यादा, हाँ, ओके, मतलब तकरीबन 30 साल तकरीबन, या मतलब 28 साल, ठीक। क्योंकि 88 उसमें था, मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था, मुझे अच्छे रोल मिल रहे थे, मतलब उर्दू ये वो, लेकिन इतना ठीक नहीं था। ठीक है। और जहांगीर का भी स्टार्ट था, मुझसे बाद उसने स्टार्ट किया था टेलीविज़न। तो शौकत अली साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनका एक पश्तो ड्रामा था उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। अच्छा, तो 20 शिफ्ट है और अभी स्टार्ट हमारी हुई है, और खान बहादुर हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट साथ थे। सर जी, हमें हंसी का दौरा पड़ गया सेट पे शूटिंग हो रही है, मुझे और जहांगीर को। ठीक है। जहांगीर ऐसे होता है, मैं उसके पीछे होता हूँ, उस सामने खान बहादुर साहब भाई, और डायलॉग चल रहे हैं, तो एकदम मतलब वो बहुत रिटेक्स दे रहे थे, तो कैमरा आया मुझ पे तो मैं हंस पड़ा। शौकत अली साहब ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा जी बस। थोड़ी देर बाद फिर शुरू हुए तो जहांगीर पे, जहांगीर हंस रहा है, और फिर वो जैसे हंसी भी कहते हैं वो इन्फेक्शियस होती है ना, वो एक से दूसरे को लग जाती। वो अब हम हंस रहे हैं और हंस रहे हैं और हंस रहे हैं, और ऊपर से वो उनका गुस्सा हो ही जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, फिर एक्शन, उसके बाद जैसे ही सर ये वो दौर था जब मतलब प्रोड्यूसर जो था एक बहुत बड़ा, मतलब दहशत होती थी पूरे सेट के ऊपर। और जनाब उसने काम हमें दिया है, उसका एहसान है, इतने लोगों को छोड़कर हमें दिया है, तो या अल्लाह। खैर जी, वो नीचे है, वो बीच में वो बंदा भी हमें बार बार कर रहा है, जो सीनियर हमारे आर्टिस्ट खान बहादुर साहब, यार क्या कर रहे हो, प्लीज सीरियस हो जाओ। हम लेकिन हंसी का दौरा, सर हंसी का दौरा कोई छोटी बात है, कोई हंसी थी ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या चीज थी। अब वो शौकत अली साहब आए, उसने कहा जी मैं अभी तो खान हूं ना, मैं अब रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। सर रिकॉर्डिंग कैंसिल, 20 शिफ्ट कैंसिल, उस जमाने में 20 कोई शिफ्ट कैंसिल करना किसी आर्टिस्ट की वजह से कोई छोटी बात नहीं होती थी। अब वो कह रहे जी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, खान बहादुर साहब आगे से कह रहे हैं नहीं सर वो बच्चे हैं कर लेंगे, हम दिल में कह रहे हैं कि या अल्लाह ये ना माने, ये कहें कि कैंसिल हो, हमारी हंसी नहीं है। खैर वो जब कैंसिल हो गई, हम आ गए, हफ्ते बाद फिर हमें कॉल आई
कि मुझे फिर पिंडी में वो असिस्टेंट ने कि भाई आप आ जाएं, रिकॉर्डिंग है, तो मुझे फिर हंसी शुरू होगी। अभी सिर्फ उसने कहा रिकॉर्डिंग है, और ये क्या आपको वो पूरा मोमेंट दोबारा से याद आ गया। खैर ये हम पेशावर में चला गया, जहांगीर को मैंने कैंटीन में बिठाया, मैंने कहा यार पहले एक दूसरे की शक्लें देखते हैं और हंसते हैं खूब, तो बताओ भाई क्यों हंस रहे थे? मुझे कहते तुम क्यों हंस रहे थे? मैंने कहा यार तुम्हारा फेस उधर था, तुम उसको देख रहे थे, मैं तुम्हारे पीछे था, तुम्हारी ये रगें हिली है ना, तो मैं समझ गया तुम हंस रहे हो। रगे देख के क्यों हंस रहे हो ये नहीं पता। ओके ओके, हमारी इतनी वो है, तो आप क्यों हंस रहे थे? कहते यार वो खान बहादुर साहब डायलॉग भूलते थे तो कहता उफ। तो मैं समझता था एक बंदे के शिप डूब गए हैं, जो इतना दुख हो रहा है हर दफा, अरबों के कारोबार डूब गए। फिर जब होता था कहता उफ, अना तो कहता मुझे हंसी आ रही थी। 20-22-25 रिटेक्स उसने दी और उफ के साथ। तो मैंने कहा यार सर जी अच्छा कैरेक्टर का वो मैनरिज्म बन गया था, उस उफ को लेकर कंटिन्यूटी बना लेते सर जी। वो तो जब हुआ, तो जब सीन ओके हुई, जब ओके हुआ तो अल्लाह जन्नत सी फरमाए, शौकत अली साहब हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, वो आए, उन्होंने कहा हाँ अच्छा वो मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे 3-4 वाइटनर लगे थे, मतलब जरा सा एज दी कहते 3-4 बाल क्या सफेद किए कि एक्टिंग भूल गए हो, हंसी का दौरा शुरू हो गया है। और मैंने कहा सर जी ये बात नहीं, ये बात ये थी। देन हमने बताया, तो ये मेरा मतलब है। देखिए कितना उस तरह से देखा जाए तो दहशत वाली बात, बिल्कुल बड़ा सख्त माहौल होता था, आजकल तो बहुत कैजुअल। हम एक छोटा सा बातिन भाई ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात को यहीं से शुरू करेंगे। जो बातिन फारूकी साहब कह रहे हैं कि पहले वक्तों में ड्रामे का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसका फुल कंट्रोल और बड़ा बड़ा एक्टर भी उसके सामने ऐसे ही सिर्फ अपना मशवरा दे सकता था। लेकिन आजकल शायद बड़े जो एक्टर्स और स्टार्स होते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, नहीं आ जाता, डायरेक्टर के पास कितना कंट्रोल है और कितना डिक्टेट करवाता है अदाकार अपने कैरेक्टर को। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कादर पुत्र, मोती साड़े को नजाकत नहीं अमानत है, जैसा अमानत खयानत किस तरह करी सकने हैं? मलिक जी सारियां गल्लां उस तरह मैं पहले भी करी चुकिया सा। फिर तो उसकी तुकी इस गला मारे थे भेजना ही नसा चाहिए ना। ठीक है मलिक जी, मैं तुसारी तरफों उसकी जवाब चाहिए सा। ओ मास्टर जी, जेड़ा इज्जत करना उसना भी भला, जेड़ा इज्जत नहीं करना उसना भी भला। ओ मैं ते गल्लां च भुल गया कि आया किस काम वास्ते सा। हुकुम करो मलिक जी, क्या खिदमत करा? मास्टर जी माड़ी धी है ना सलमा, उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, तुसा थोड़ा टाइम कड्डो उसकी पढ़ाओ, जे उसकी अंग्रेजी ठीक होवे। रंगू, ये इतने छोटे बच्चों को तुमने इतने खतरनाक काम पर लगाया हुआ है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हम मलिक साहब फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम किया हुआ है इधर, और फिर अगर कोई बात बढ़ जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी तो पास ही है, फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा, तुम वहां जाने पर इतना इसरार क्यों करती हो? इसरार कहाँ करती हूँ, पूरे 6 महीने हो गए। एक एक दिन का हिसाब रखा हुआ है तुमने। सुनो, मैं औरतों की चालबाजियां खूब समझता हूं, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। दोस्तों, भाइयों, मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे यहां पर मदऊ किया। यह खातून न सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए बल्कि तमाम अहले मोहल्ला के लिए नुकसानदेह है, और यह एक लम्हा फिक्रिया है। जरूरत इस अमर की है कि इस खातून को जल्द से जल्द यहां से निकाल दिया जाए। बाबा, वो हमारी मेहमान नहीं, वो मेरी दुश्मन है। बेटा, अगर मेहमान हमारा दुश्मन भी है तो उसकी इज्जत करना और उसकी खिदमत करना हमारी रवायत है। बाबा, मैं ऐसी रवायात को नहीं मानती, वो जालिम है, उसने यूसुफ को मुझसे छीना है। बाबा नहीं बच्चे, नहीं, तुम्हारे नसीब में यूसुफ था ही नहीं। चल जाओ, मेहमानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, जाओ।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मोहतरम बातिन फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमगा इम्तियाज़, और कुछ पुरानी यादें पीटीवी के वक्त की। और अब तो वक्त बहुत बदल गए, है ना जी। अब तो जब मुड़ के देखते हैं तो टेक्निकली प्रोफेशनली भी बहुत चेंजेस आई हैं। कैमरा, लाइट्स, और अब बिल्कुल अंदाज और अदाकारी का अंदाज भी बदला है। आपके ख्याल में कि आज वही कैरेक्टर एक डाकू का कैरेक्टर बातिन फारूकी को करना है, तो उस वक्त का जो डाकू था और आज के डाकू में आप अपने मैनरिज्म और अदाकारी के स्टाइल में फ़र्क लाएंगे? हाँ बिल्कुल, फास्ट हो गया ना, और टेम्पो बहुत नेचुरल वो हो गया। पहले जो हमारे वक्त का ड्रामा था उसमें पॉजेस थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप उसमें एक्ट होता था, अदाकारी होती थी, एक्सप्रेशन होते थे। अब लोग कहते हैं यार आम लाइफ में कौन ऐसे करता है। हाँ, ओके, ठीक है ना, आम लाइफ में कौन ऐसा करता बिल्कुल है। ठीक, तो बिल्कुल आप ठीक। इसको नॉर्मल रखें। हाँ। आप इसको बिल्कुल लाइट लें, जिस तरह गुफ्तगू होती है। तो चीज़ें बहुत वो हो गई हैं। फिर पहले होता था जूम जाता था डनन डनन जनाब म्यूज़िक के साथ आप। अब उसमें वो ऐसा ही नहीं होता, कहते हैं हेलो जुलो मत, बस इधर ही बोलें आप। ठीक है ना, तो बाउंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा आपको। वो ज़्यादा मज़े का था, ये ज़्यादा मज़े? मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मेरा स्टार्ट वहाँ का है, हमें आदत वहाँ की पड़ी हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल, तो इसलिए हम स्कूल ऑफ एक्टिंग पूरा आपका पूरा वो फिर कैमरे 3 कैमरे होते थे हम स्टूडियोज़ में जब करते थे, तो हम पूरा सीन रिकॉर्ड करते थे, शॉट नहीं देते थे। अब शॉट दिया जाता है, तो शॉट आप देते हैं तो वो थोड़ा सा लग रहा होता है कि इसने सिर्फ शॉट दिया हुआ इस आर्टिस्ट ने, मतलब एक डायलॉग, क्योंकि कट टू कट है ना। उसमें जो वो है क्या कहते हैं, रवानगी जिसे कहते हैं, वो नहीं होती है, और उसमें पूरा सीन एक जैसे होता था। आपने उस पूरे सीन की सिचुएशन में आप उतर गए, एक दफ़ा इन्वॉल्व हो गए, तो आपका एक एक मूवमेंट ऊपर प्रोड्यूसर जो है आपको कैप्चर करता था। आपका कैमरा 1 से कैमरा 2, कैमरा 3, मतलब एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं, बोल आप रहे हैं, एक्सप्रेशन कोई और दे रहा है, तो एकदम वो उससे ले लेता था, तो आप सीन के अंदर होते थे। तो अब तो बड़ा अब जो है आसानी भी हो गई है। आसानी इस तरह होगी कि आपको डायलॉग याद नहीं करने पड़ते, पूरा सीन याद नहीं करना पड़ता। अब असिस्टेंट आपको बता देते हैं एक, और जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी अगर आप सही नहीं किया आपने तो दोबारा आप कर सकते हैं। और एक दूसरा ये कि इसमें थोड़ी सी ये कि आर्टिस्ट सामने नहीं होता, बाज़ औक़ात सीनियर आर्टिस्ट नहीं होता, वो उठ जाते हैं, उसकी जगह असिस्टेंट आपको वो दे रहे होते हैं, क्यों दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, इनको इस तरह की बातें बड़े मज़े की लगती हैं, क्योंकि वो जो ड्रामे देखते हैं, चाहे पीटीवी भी देखें या किसी और चैनल पे देखें, तो उनको ये जो बैक स्टोरीज है ना कि अच्छा ये ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ अभी बातिन भाई, अभी हाल ही में मैंने भी अदाकारी के शोबे में छलांग लगाई है। तो मैं एक कराची में अभी पिछले महीने एक सीन शूट कर रहा था। हमारी बड़ी ज़बरदस्त यंग आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है, सुपरस्टार हानिया आमिर के साथ। जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया, वो बिल्कुल इसी तरह हो रहा था कि मेरे अलग थे तो हानिया आमिर के अलग थे वो, लेकिन हम दोनों की ऐसी इक्वेशन बनी थी कि जब वो मेरे भी सीन हो रहे थे तो हानिया ने फुल आंखों में उसी आंसुओं के साथ मेरा हाथ पकड़ा और वो अपने डायलॉग्स दिए, हालांकि वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही थी। ऐसे ही है, ऐसे। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छे आर्टिस्ट की ये निशानी है कि वो चाहे कितना बड़ा भी स्टार बन जाए, उसकी कामयाबी वो है कि उसके को आर्टिस्ट की भी कामयाबी है। उसमें मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा होता है, मतलब मैं बैठा हूँ आपके लिए, और आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको फील आए और मतलब आप इन्वॉल्व हो और आपको ज़रा अच्छा मिले। अब आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप भी मेरे लिए बैठें और मुझे ऐसे क्यों दें। यहाँ होता क्या है बाज़ औक़ात कि मैं तो बैठ जाता हूँ, लेकिन वो दूसरा जो है ना वो नहीं, वो कहता है अच्छा मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे पानी ये वो, तो वो फिर आइंदा अगला भी कहता है मैं भी नहीं बैठता हूँ। तो बाज़ औक़ात बैठ जाते हैं लोग, बाज़ औक़ात नहीं बैठते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि 40 साल का सफ़र है ना जी, दोबारा से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, यही सब कुछ करेंगे? नहीं, दोबारा तो खैर नहीं मिलती मौका। मेरा मतलब कि एक हाइपोथेटिकल एक सवाल हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि कैसा पाया या कैसा वो किया। ठीक है, चलें, ठीक है ना, आगे क्या है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हमेशा रिश्तों से प्यार करता है। मैंने जब ड्रामा किया तो रिश्तों को ही डिस्कस किया, तो वो रिश्ते तो बहुत खूबसूरत थे। मुझे पता है कि भाई का रिश्ता क्या होता है, मुझे पता है दामाद क्या होता है, मुझे पता है बेटा क्या होता है, बाप क्या होता है, तो रिश्तों की अहमियत का भी मुझे मालूम है। ठीक है।
तो रिश्तों से ही जुड़ा रहा ना सारी जिंदगी। तो जब रिश्तों से आप जुड़े रहेंगे तो रिश्तों का एहसास करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। फिर जब आप आम लाइफ में कहीं ऑफिसर हैं, कहीं ताबेदार हैं, कहीं मातहत हैं, कहीं मतलब मुलाजिम हैं, तो आपको सारी फीलिंग्स का पता है और आपको उसके रिएक्शन का भी पता है कि दूसरे पे उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने ड्रामा किया हुआ है। ड्रामे में मुझे यही सिखाया गया ना, मिसले हकीकत। ठीक। ड्रामा मिसले हकीकत है। तो मैंने सारी जिंदगी किसी को तकलीफ नहीं दी। मैं कसम शायद उठा सकता हूँ कि गैर दानिस्ता तो हो गई होगी, लेकिन जानबूझकर मैंने तकलीफ नहीं दी। अगर मैंने किसी को डांटा है, किसी को लाउड हुआ हूँ किसी वजह से जो मैं समझता था कि मुझे होना चाहिए, तो मैंने उससे मुआजरत भी की, मैंने उससे प्यार भी किया, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बड़ा दुख हो रहा है। मुझे पता है कि जो मैंने एक्ट किया उसका रिएक्ट क्या होगा। तो इसलिए आर्टिस्ट जो है एक गैर रवायती शख्स होता है। गैर रवायती ये होता है जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है या लोगों का जो वो होता है उस तरह नहीं सोचता, एक इंसान बनकर सोचता है, अच्छा इंसान होता है। बुराई तौर पे हम ठीक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। बेवकूफ इंसान आर्टिस्ट नहीं बन सकता, समझदार इंसान आर्टिस्ट बनेगा। लेकिन आर्टिस्ट को बेवकूफ बनाना आसान होता है वैसे। क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं होता, ये आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट पहले होता है, बिजनेस बाद में है। बाद में। शो बिजनेस। हाँ। पहले शो है फिर बिजनेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको कभी किसी ने बेवकूफ बनाया? बहुत ज्यादा। और मैं धोखे मिले? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मुझे पता है कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे डायरेक्टर हैं, आप मेरे भाई हैं, जो भी हैं, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं उसको ऐसा जाहिर करता था कि इसको पता ना चल जाए कि मुझे पता चल गया कि मुझे धोखा दे रहा है। ओए होए, अच्छा ये क्यों भाई? कि शर्मिंदा ना हो ना। वाह। और उसमें मुझे दुख सिर्फ ये हो रहा है कि आप मुझे बेवकूफ भी समझ रहे हैं। हाँ, जबकि मुझे समझ आ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे बेवकूफ समझने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। उम्र में आपसे बड़ा हूँ, हैसियत में आपसे बड़ा हूँ, लेवल में आपसे बड़ा हूँ, आपको इतने छोटे लेवल में इतना कुछ पता चल गया कि आप मेरे जैसे बंदे के साथ मतलब धोखा कर रहे हैं। तो मुझे इन चीज़ों का पता तो चल रहा है, लेकिन मैं इजहार नहीं करता हूँ कि इसको दुख होगा और ये शर्मिंदा होगा। तो अल्लाह ने शायद उसी का बदला मुझे दिया। मैंने बताया ना कि जितनी तकलीफें अजीयतें आपको मिली हैं दोस्तों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से, वो उस साइटेशन में से एक लम्हे में आके खत्म। क्लियर, सब ओके। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वातिन भाई बहुत मुबारक हो आपको एक बार फिर तमगा इम्तियाज़। और आप जैसे फनकार, आप जैसे आर्टिस्ट हैं वो फ़ख्र हैं हमारे देश का। चाहे थिएटर, मैंने तो खैर इनको थिएटर के ऊपर भी और रेडियो और मतलब हर तरह से आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया और इसी वजह से रियासत पाकिस्तान ने आपके फ़न को एक्नॉलेज किया। पीटीवी के बेटे हैं आप, सो आपको पीटीवी की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हम आपको जमे हुए किरदार करते हुए इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। राइजिंग पाकिस्तान काफ़ी लंबे दौरानिए के गैप के बाद, रमज़ानुल मुबारक की लंबी छुट्टी के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए। कैसा लगा आपने हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मालूम है, उस पर भी आपने हमें अपना फीडबैक देना है। आपने हमें ये बताना है कि भाई आपके रोज़े कैसे गुजरे। कोई है आप में से ऐसा जिसने समोसों पकौड़ों के बगैर अफ्तारियाँ की? पूरा महीना जिसने समोसे पकौड़े नहीं खाए। मतलब ये नहीं कि सामने आए और नहीं खाए, ये है असल इम्तिहान। तो आपने हमें अपनी कहानी ज़रूर बतानी है। आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात रहेगी और गपशप होती रहेगी। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।